हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कैश बुक के अंदर डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो हम सिंगल कॉलम हमने लास्ट वीडियो में समझी कि हम कैसे करते हैं। आज का जो टॉपिक है डेट इज डबल कॉलम कैश बुक। क्लियर? सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता था बच्चों, ये कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम बनता था अमाउंट का, जिसमें हम कैश के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे। यानी कि अगर हमारे पास कैश में पैसा आता है या हम कैश में पेमेंट करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, इसमें कैश के साथ साथ एक बैंक का कॉलम भी बनाया जाता है। ठीक है ना, इसमें यानी कि दो कॉलम बनते हैं, एक आपका कैश का बनता है और एक आपका किस चीज का बनता है, बैंक का बनता है। दोनों साइडों में, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। ठीक है, समझ आया कि हमने कितने कॉलम बनाने हैं। अब जितना हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा किया था सेम वही है, बस उसमें अमाउंट का कॉलम एक होता था, इसमें कितने हो जाएंगे, दो, एक कैश के लिए और एक बैंक के लिए। क्लियर होगी कंसेप्ट? अब डेबिट में रूल वही रहेगा, क्योंकि बैंक के ऊपर कौन सा रूल चलता है, पर्सनल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि अगर बैंक में पैसा जमा हो रहा है, ठीक है, आपने चेक जमा करने के लिए भेजे या आपने सेल किया, आपको चेक मिला, आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, या किसी पार्टी ने सीधा होकर बैंक में पैसा जमा करा दिया, यानी कि जब जब आपका बैंक बढ़ेगा, उसका बैलेंस बढ़ेगा, उसमें पैसे जमा होंगे, तो आपने उसको किस साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। और जब जब बैंक से आप पेमेंट करोगे, आपने कोई रेंट मान लीजिए चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो जब भी आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट क्रेडिट साइड में लिखनी है आपने और बैंक के कॉलम में अमाउंट। क्लियर है कि अगर आपको रिसिप्ट कैश में आई है तो कैश के कॉलम में लिखना है, अगर आपको रिसिप्ट बैंक में गई है तो बैंक के कॉलम में लिखना है। सेम पेमेंट के केस में करना है, अगर आपने किसी को पेमेंट कैश में दी है तो आपने अमाउंट कैश के कॉलम में लिखना है, और अगर आपने पेमेंट चेक के थ्रू की है तो पेमेंट फिर किस कॉलम में आएगा, बैंक के कॉलम में आएगा। क्लियर है? इसमें एक जो होती है, जो बच्चों को बहुत परेशान करती है, इसमें होती है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, जिसमें हमेशा बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर नहीं होता कि कैसे करना है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है बच्चों, जब एक जर्नल एंट्री में दोनों एस्पेक्ट बैंक और कैश होते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट कराते हैं या जब हम कैश बैंक में से विड्रॉ कराते हैं। जब हम कैश डिपॉजिट कराते हैं तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री बनाते थे, जर्नल एंट्री याद होगी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? ये किस केस में है, जब हमने कैश डिपॉजिट बैंक में कराई है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है, और टू कैश अकाउंट। और एक हमारे पास होती है कैश विड्रॉ की, जब हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा जो है कैश विड्रॉ किया है, तो उस केस में हमारी जो एंट्री बनती है वो बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इन दोनों एंट्री को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। ठीक है, अब जब कैश बुक में करेंगे तो क्योंकि हम कैश बुक में दोनों कॉलम बना रहे हैं, कैश भी बना रहे हैं, बैंक भी बना रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एक ऐसी एंट्री होगी जो आपकी दोनों तरफ जाएगी। क्लियर कि कैश बुक में इसको हम डेबिट में भी लिखेंगे, इसको हम क्रेडिट में भी लिखेंगे, क्योंकि एक एस्पेक्ट हमारा बढ़ रहा है और एक हमारा कम हो रहा है। जब हमने कैश डिपॉजिट कराई है तो हमारे पास से कैश गई है, ठीक है, जब जाती है तो किधर लिखते हैं, हम पेमेंट साइड में लिखते हैं, तो उसको हमने बाय साइड में लिखना है, बाय बैंक। ठीक है, अमाउंट कैश के कॉलम में आ जाएगा, और इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, एलएफ का कॉलम जो हमारे पास होता है लेजर वैल्यू का, उसके अंदर हम सी लिखते हैं। ठीक है, ताकि पहचान हो जाए ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब ये तो हमने पेमेंट साइड में लिख दी, अब इसको हम रिसिप्ट साइड में भी लिखेंगे, क्योंकि बैंक बड़ा है ना, बैंक के पास पैसा गया है, तो टू कैश लिखेंगे, सी लिखेंगे एलएफ के कॉलम में, और अमाउंट कहां चला जाएगा, बैंक के कॉलम में। तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि हमने किस तरह डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। सेम कैश विड्रॉल जब हम करते हैं, कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हुए हैं, तो एक बार ये एस्पेक्ट कहां जाएगा आपका, डेबिट में, और एक बार कहां जाएगा आपका, क्रेडिट में। क्लियर है? तो कॉन्ट्रा एंट्री प्रैक्टिकल जब भी क्वेश्चन आगे मैं करा रही हूँ इसका, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी कि हमने उसमें क्या करना है। अब एक इसमें होता है चेक रिसीव्ड। अगर हमें चेक रिसीव हुए हैं बच्चों, ठीक है, और उसी दिन हमने उसको बैंक में जमा करा दिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो आपने सीधा, जैसे सपोज हमें सेल किया और हमें चेक मिला सेल के बदले में, और हमने सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हम टू में लिख देंगे, टू सेल, और अमाउंट सीधा बैंक के कॉलम में। प्रॉब्लम कब आती है, जब आपको चेक मिले हैं पर आपने सेम डेट को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराए। ठीक है, तो आपने उस डेट की एंट्री कैश बुक में नहीं करनी, क्योंकि चेक जब रिसीव करते थे, अगर आपको जनरल एंट्री याद हो, तो हम चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट करते हैं टू पार्टी, तो इसमें कहीं भी कैश और बैंक नहीं आया, तो इसलिए हम कैश बुक में लिखेंगे नहीं, क्योंकि कैश बुक में चेक इन हैंड का कॉलम तो है ही नहीं, हमारे पास तो कैश और बैंक के कॉलम है। जब चेक सिर्फ रिसीव हुआ है और आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो उस डेट की एंट्री आपने नहीं करनी है। जिस डेट को आपको आगे बोला गया होगा कि आपने चेक जो है डिपॉजिट करा दिए बैंक में, ठीक है, तो फिर आपकी एंट्री हो जाएगी टू में, टू चेक्स इन हैंड लिखा जाएगा और अमाउंट कहां लिखा जाएगा, बैंक के कॉलम में।
क्लियर है कि अगर आपको चेक सेम डे मिलते हैं और उस सेम डे आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए तो आपका फिर अमाउंट सीधा बैंक में चला जाएगा, उस डेट की एंट्री होगी। बट सपोज मान लीजिए आपको 18 मार्च को जो है चेक मिले हैं और 20 मार्च को आपने उनको बैंक में डिपॉजिट कराया, तो 18 मार्च की आपकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी। क्लियर है, सिर्फ 20 तारीख को जो आपने बैंक में चेक जमा कराए हैं वो वाली एंट्री हम जो है कैश बुक में पास करेंगे। क्लियर है। इसी तरह अगर कोई चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, ठीक है, चेक डिसऑनर क्या होता है, हमें पार्टी से चेक मिला, हमने वो बैंक में जमा करा दिया पर वो क्या हुआ, वो पेमेंट नहीं दे पाया, किसी भी रीजन से वो चेक जो है डिसऑनर हो गया। अगर कोई चेक डिसऑनर होता है तो इसको हमने कहाँ लिखना है, बाय साइड में लिखना है, यानी कि पेमेंट साइड में, बाय उस पार्टी का नाम जिससे हमें चेक मिला था और अमाउंट कहा जाता है बैंक के कॉलम में। ठीक है, ये कुछ मेन सी जो आपके बुक में भी दी हुई है कि हमने कैसे करना है। बाकी ये सब जब ट्रीटमेंट हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करेंगे तो वहां ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कैसे करना है। एक छोटा सा बात बच्चों ध्यान रखना, जब भी हमें पेपर में क्वेश्चन आता है कैश बुक का, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को रीड करना है। ऐसा नहीं है कि पहले ट्रांजेक्शन पढ़ी और उसको करना स्टार्ट कर दिया, पहले आपने पूरा क्वेश्चन रीड करना है। और एक काम करना है, मान लीजिए जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तब आपका पूरा माइंड होता है, कंसंट्रेशन होती है, आपको पता है सपोज मान लीजिए ये 10 नंबर की जो ट्रांजेक्शन है वो बुक में नहीं जाएगी, सपोज वो उधार की एंट्री है, तो आपने उसमें क्या करो, उस डेट पे छोटा सा कट मार दो। क्लियर है, जैसे चेक रिसीव्ड हुए हैं, आपको पता है बाद में किसी डेट पे जमा हुआ है वो बैंक में, तो आपकी चेक रिसीव वाली डेट की एंट्री तो होंगी नहीं, आपने उस डेट के आगे क्या करना है, छोटा सा कट मार देना है कि ये एंट्री मैंने कैश बुक में नहीं करनी है। क्लियर, ये क्यों है बच्चों, क्योंकि जब आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन स्टडी पर है, आप वो पेपर पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रहता है कि ये ट्रांजेक्शन मैंने करनी है और ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं करनी है। ठीक है, बट जब आप क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हो तो फॉर्म में आप वो वाली एंट्री भी कर देते हो जो कैश बुक में नहीं जाती है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि उधार की एंट्री लिखाते हैं, बाद में याद आता है वो उधार की एंट्री तो आनी नहीं थी। इसी तरह चेक रिसीव्ड की एंट्री डालाते हैं जबकि पता है कि बाद में जो बैंक में डिपोजिट होंगे तब करनी थी, आपको पता होता है, बट जब फ्लो में बच्चा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो तो वहां पर कोई ना कोई आप गलती कर देते हो। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है, जब भी आप क्वेश्चन को रीड करो उसमें जो आपने ट्रांजेक्शन करनी है वो ओके है, उस पर कोई निशान नहीं लगाना, सिर्फ जो ट्रांजेक्शन आपकी कैश बुक में नहीं जाएगी आपने उस पर डेट के ऊपर छोटा छोटा कट मार देना, ताकि जब आप क्वेश्चन करो आपको कट देख के याद आ जाए कि ये वाली ट्रांजेक्शन मैंने करनी ही नहीं है। क्लियर है। और एक इसमें रूल, अगर चेक रिसीव्ड बोले हुए हैं, मान लीजिए किसी भी डेट को आपको बोले हैं कि आपको चेक रिसीव्ड हुए हैं और उसके बाद पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया कि चेक बैंक में आपने डिपॉजिट कराए हैं, यानी कि किसी और डेट को आपको बताया ही नहीं गया कि चेक डिपॉजिट बैंक में हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में आपने जिस डेट को चेक रिसीव हुए हैं उसी डेट को अज्यूम करना है कि वो बैंक में डिपॉजिट हो चुके हैं और उसकी फिर जो एंट्री है वो पासबुक में, इसमें कैश बुक में जाएगी ही जाएगी। क्लियर है बच्चों कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी एंट्री में चेक रिसीव हुए हैं तो क्या वो बैंक में किसी और डेट को डिपॉजिट हुए हैं, अगर हुए हैं तो फिर ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। पर अगर क्वेश्चन में डेट बताई ही नहीं गई कि चेक बैंक में हमने डिपॉजिट के लिए कब भेजे, तो जिस दिन आपको चेक रिसीव हुए हैं उसी दिन आपने एजम्पशन माननी है कि वो चेक जो है बैंक में डिपॉजिट होने के लिए भी चले गए हैं। क्लियर है, तो ये कुछ रूल थे जब क्वेश्चन करते हैं हमें याद होने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। रीड कीजिए, एक बार सारा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। देखिए कैश बुक बनानी है जिसमें कैश का कॉलम भी हो और क्या हो, बैंक का कॉलम भी हो। 2025 मार्च 1, ठीक है, कैश इन हैंड ₹50,000 एंड कैश एट बैंक 75,000। ये क्या है, बैलेंसेस हमें गिवन है, कैश का बैलेंसेस हमारे पास 50,000 है और बैंक का जो बैलेंस दिया हुआ है हमें 75,000। मार्च 4 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स सोल्ड की है। 5 मार्च को रिसीट फ्रॉम सुरेश, सुरेश से हमें कैश मिली है 7500 की। 6 मार्च को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू द बैंक। देखो रवि से चेक मिला और सेम डे हमने जो है बैंक में वो डिपॉजिट करा दिया। 7 मार्च को सैलरी पेड की ऑफिस स्टाफ की, कैसे, चेक से। 10 मार्च को सुधीर को पेमेंट किया हमने चेक के थ्रू। 12 मार्च को पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए हमने कैश दिया है। 15 मार्च को हमने कैश परचेजेस की है। 16 मार्च को बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है। 20 मार्च को कैश सेल्स है। 20 मार्च को फिर परचेज मशीनरी की है और पेमेंट कैसे की है, कैश से की है 20,000 की। 21 मार्च को वेजेस पेड की आपने, इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, जो ऊपर मशीनरी खरीदी है उसके लिए आपने 2100 के क्या किया है, पे किए हैं चार्जेस। अब थोड़े से और इसमें ट्रांजेक्शन। 22 मार्च को क्या किया है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये कॉन्ट्रा एंट्री देखो बच्चों, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं इनके, कैश और बैंक। 23 मार्च को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, अनिल से चेक मिला और सेम डे हमने डिपॉजिट करा दिया। 27 को अनिल का जो चेक था वो बैंक ने रिटर्न कर दिया, डिसऑनर्ड हो गया है।
28 मार्च को एक कंप्यूटर परचेज किया है एंड पेड बाय चेक, पेमेंट जो है चेक से की है। 30 मार्च को चैरिटी पे किया है 1500 कैश में। 31 मार्च को पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी उधार की एंट्री नहीं दी जिसको हमें कट करना पड़े, या फिर कोई चेक में ऐसा हमें नहीं मिला कि हाँ हमें सेम डेट पे मिला, किसी एक डेट पे मिला और अगले दिन हमने या कुछ दिन बाद हमने उसको डिपॉजिट कराया हो। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें एंट्री काटनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए ये फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट। अगर आपने देखा हो सिंगल कॉलम कैश बुक का तो वो ऐसे ही था, सिर्फ उसमें क्या था, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट का कॉलम। ठीक है, क्रेडिट साइड में भी सेम थे, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश का कॉलम। बट जब डबल कॉलम कैश बुक होती है तो उसमें दोनों साइडों में सिर्फ एक कॉलम बड़ा है, कौन सा, बैंक का। ठीक है, डेबिट साइड में भी सेम बाकी है, एक बैंक का कॉलम बढ़ गया, और क्रेडिट साइड में भी एक क्या हुआ, बैंक का कॉलम। कि अगर आपका पेमेंट जो है कैश में मिल रहा है तो कैश में, अगर बैंक में आ रहा है तो बैंक में। इसी तरह पेमेंट, अगर पेमेंट कैश से किया तो कैश के कॉलम में, अगर चेक से किया तो बैंक के कॉलम में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी March 1, 2025 की है, कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक का मतलब है ये हमें बैलेंसेस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट लिखते हैं March 1। ठीक है, इस साइड टू वर्ड यूज किया जाता है, टू बैलेंस ब्रो डाउन। ये बैलेंस ब्रो डाउन है, यानी कि पहले से हमारे पिछले महीने का बच गया है, कैश का कैश के कॉलम में लिख दीजिए 50,000, बैंक का बैंक के कॉलम में लिख दीजिए 75,000। अब एक और बात बच्चों, कैश का हमेशा जो होता है डेबिट बैलेंस होता है, पर बैंक का ऐसा नहीं है। बैंक का बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है, अगर कुछ नहीं दिया फिर तो आपने डेबिट में लिखना है। बट अगर यहाँ लिखा होता बैलेंस क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिख देते, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये आपका बैलेंस इस साइड आना था, ऐसे ही डेट लिखनी थी आपने, बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिखना था, और बैंक के कॉलम में वो अमाउंट लिख देना था। क्लियर है? तो बैंक का आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो सकता है, यानी कि क्रेडिट हो सकता है, बट कैश का हमेशा जो होता है वो डेबिट साइड में ही आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, March 4 को क्या किया है हमने, गुड सोल्ड की है फॉर कैश। कैश के बदले में कितनी कैश आई है हमारे पास, 39,600। तो पैसा आया सेल करने से, टू में लिखा जाएगा। March 4 किससे पैसा आया, सेल अकाउंट से पैसा आया है, टू सेल्स अकाउंट। कितना, 39,600। अब कैश आई है तो कैश के कॉलम में लिख दीजिए 39,600। क्लियर है? नेक्स्ट, March 5 को रिसीव फ्रॉम सुरेश ₹7500। 7500 हमें सुरेश से मिले हैं, ये भी पैसा आया है तो अपना रिसिप्ट साइड में ही जाएगा। 5 तारीख को टू सुरेश कितना आया है, 7500 कैश आई है तो कैश के कॉलम में 7500। बस ये ध्यान से देखना बच्चों, कैश आई होगी तो कैश के कॉलम में, और चेक मिला है और सेम डिपॉजिट हो गया तो बैंक में। 6 मार्च को आपको एक चेक रिसीव हुआ है फ्रॉम रवि से एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक 20,200, कि हमें चेक मिला और सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो अपना हम यहाँ डेट लिखेंगे March 6, जिससे मिला है, किससे मिला है, टू रवि से मिला है, और अमाउंट कहाँ जाएगी, बैंक में, क्योंकि हम बैंक में वो डिपॉजिट करा चुके हैं चेक 20,200। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, 7 मार्च को क्या किया है, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। हमने ऑफिस के स्टाफ की सैलरी पे की है चेक से। तो March 7 ईयर 2025, यहाँ March 7 बाय वर्ड यूज करेंगे। बाय क्या पे किया है, सैलरी पे की है, बाय सैलरी अकाउंट। कितनी सैलरी पे की है, चेक से किया ना 22,000, तो किसमें जाएगा आपका, कैश में नहीं जाएगा, बैंक में जाएगा, क्योंकि चेक से पेमेंट किए। तो यहाँ आ जाएंगे जितने भी आपने पे किए 22,800। नेक्स्ट करते हैं, March 10 को पेड सुधीर बाय चेक 28,000। सुधीर को हमने 28,000 चेक से दिए हैं, तो यहाँ डेट डालेंगे अपनी March 10 बाय सुधीर, चेक से गई है तो आप बैंक के कॉलम में लिखेंगे 28,000। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, 12 मार्च की पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं कैश में, क्योंकि चेक वर्ड के ही नहीं है तो कैश में पे किए हैं 13,500। तो यहाँ डेट लिखेंगे अपनी March 12 बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, कितने पे किए कैश में, 13,500, तो ये हम कैश के कॉलम में लिख देंगे 13,500। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 15 मार्च की कैश परचेजेस की हमने 3,000 रुपीज की। तो March 15 पेमेंट गई है हमारी परचेजेस की, उसमें March 15 बाय परचेजेस अकाउंट। कितने की परचेज की हमने, 3,000 की परचेज की। कैश में परचेज किया तो कैश चली गई हमारे पास से।
नेक्स्ट 16 मार्च को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 25,000। अब ये क्या है, हमने 25,000 बैंक में कैश डिपॉजिट कराई है 16 मार्च को, तो अब आपको पता है ये कॉन्ट्रा एंट्री है बच्चों, ठीक है ना। बताइए ना कि दो ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है, या तो आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराई है या फिर आपने बैंक में से कैश निकाली है। तो कौन सी डेट की है आपकी, 16 मार्च, ठीक है। 16 मार्च की एंट्री दोनों तरफ जाएगी, मार्च 16 और इधर भी जाएगी मार्च 16। पहचान के लिए लेफ्ट के कॉलम में क्या लिखना है आपने, सी लिखना है, ताकि ये पता लग जाए कॉन्ट्रा एंट्री है। अब किस साइड में क्या लिखना है, किधर आपने कैश लिखना है और किधर आपने बैंक लिखना है। हमने क्या कराया है, बैंक में कैश डिपॉजिट कराई है, ठीक है। तो कैश हमारे पास से गई है इतना। अगर आप जनरल एंट्री से बनाना चाहते हो तो आप उससे भी बना सकते हो, पर अगर ऐसे बनाते हो तो याद रखना इजी है कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराई है, तो हमारे पास से तो कैश गई है ना। तो जब कैश जाती है तो कहाँ लिखते हैं हम, बाय साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे गई कहाँ है हमारे पास से, बैंक में गई है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। जब बैंक लिखा जाता है तो अमाउंट कैश के कॉलम में आती है। कितनी कैश थी, 25,000। क्लियर है। अब इधर जब बैंक लिखा है तो इस साइड क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। रूल देखना है, रूल देख लो, क्योंकि बैंक में हमारे पास कैश गई है तो बैंक बढ़ गया होगा ना, तो बैंक बढ़ गया उसके लिए हमने बैंक जब बढ़ता है तो डेबिट में लिखना होता है। क्या बढ़ा है, टू कैश गई है वहां सी एल एफ के कॉलम में, ताकि पहचान हो जाए कि कॉन्ट्रा है। और अमाउंट जब कैश लिखते हो तो अमाउंट कैश में नहीं बैंक में लिखना है, ठीक है। 25,000 जब कैश लिखा जाता है तो बैंक में जाता है, जब बैंक लिखा जाता है तो अमाउंट कैश के कॉलम में जाता है। और लिखना कैसे मैंने आपको बता दिया, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराई है सपोज, तो कैश पे रूल चला लो कि कैश गई है हमारे पास से, कैश कम हुई है ना, पे करी है हमने, तो पे करने के टाइम हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय, क्यों पे किया, बैंक को पे किया अभी, तो बाय बैंक लिख दिया, अमाउंट कैश कर। यहाँ पर अपोजिट आ जाएगा, अगर आपने इस साइड बैंक लिखा है तो इस साइड क्या आ जाएगा, कैश, और कैश जब यहाँ लिखा है तो अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक के कॉलम में जाएगा। आई थिंक क्लियर है ये एंट्री आपको। नेक्स्ट करते हैं 20 मार्च की, कैश सेल्स ऑफ रुपीज 48,000। आपने 48,000 की सेल्स की है और कैश में पैसा आया है, ठीक है। मार्च 20 कैश आई है आपके पास टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने की कैश आई है आपके पास, 48,000 की, तो कैश के कॉलम में लिख देंगे हम अपना 48,000। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, फिर दोबारा से 20 मार्च की है, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश रुपीज 20,000 की। हमने मशीनरी परचेज की है और हमने कैश से पेमेंट किया है 20,000 रुपीज की। तो 20 मार्च को यहाँ लिखेंगे, पेमेंट इस साइड लिखते हैं, मार्च 20 बाय, क्यों पे करी है हमने, क्योंकि मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट। अब क्या पे किया हमने, कैश पे की है, तो यहाँ कैश के कॉलम में आ जाएगा, कितना पे किया हमने, 20,000, तो 20,000 हमारा कैश के कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारी 21 मार्च को क्या है, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी की, जो ऊपर हमने मशीनरी परचेज की है उसके इरेक्शन के लिए हमने 2100 कैश पे किए। ये भी, तो ये भी पेमेंट साइड में लिखा जाएगा, तो यही लिखा जाएगा मार्च 21। अब इसके लिए बाय वेजेस नहीं आएगा बच्चों, बाय मशीनरी अकाउंट आएगा, ठीक है। ये जर्नल में अच्छे से सारे टॉपिक समझाए गए हैं कि जब हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं और परचेजिंग के टाइम पर जो भी एक्सपेंस होते हैं, अब ये मत है कि एक डेट आगे आ गई तो आपके खर्चे जो है वेजेस में चलाएंगे, क्योंकि मशीनरी परचेज करी है तो ये सारे खर्चे परचेजिंग के टाइम के हैं। तो ये परचेजिंग के टाइम के जितने भी एक्सपेंस होते हैं फिक्स असेट्स के स्पेसिफिक, तो वो उसी में जाकर ऐड हो जाते हैं। तो मशीनरी के ऊपर जो खर्चे किए वो मशीनरी के ही है, क्योंकि डेट अलग थी इसलिए हमने इसको अलग से लिखा। कितने पे किया हमने, 2100 पे किया। क्लियर है। इस पेज के सारे हो गए ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट पेज 22 मार्च को क्या किया है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री के हमने कैश विड्रॉ किया है। क्या जनरल एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहले डेट लिखते हैं मार्च 22, कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों तरफ जाएगी, मार्च 22 इस साइड भी आएगी, मार्च 22 इस साइड भी आएगी, ठीक है ना। पहचान के लिए क्या करना है, एलएफ के कॉलम में कॉन्ट्रा सी लिखना है और इस साइड भी। अब हमने क्या किया है, कैश विड्रॉ किया है, कैश हमारे पास आई होगी, ठीक है। जब हमारे पास कैश आती है तो हम क्या कहाँ लिखते हैं, टू साइड में लिखते हैं ना, जहां से भी हमें कैश आती है। तो अब कैश आ रही है इस ट्रांजेक्शन में तो हमने यहाँ लिख दिया, आई कहाँ से है, बैंक से आई है, तो हमने यहाँ लिख दिया बैंक अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट आई है हमारे पास, 15,000। जब बैंक लिखते हैं तो कौन से कॉलम में लिखते हैं, कैश में लिखते हैं 15,000। अब जब यहाँ पर आपने बैंक लिखा है तो यहाँ पर दूसरा एस्पेक्ट लिखा जाएगा, क्या, कैश अकाउंट। अब जब कैश लिखते हैं तो कौन से अमाउंट में जाएगा, अमाउंट 15,000 रुपए बैंक के कॉलम में जाएगा, ठीक है ना। और एलएफ के कॉलम में सी लिखा हुआ है कि ये किसके है, कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं मार्च 23 की एंट्री, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ रुपीज 32,500 कि हमें एक चेक मिला है अनिल से और हमने सेम डे उसे बैंक में भी डिपॉजिट करा दिया है। तो मार्च 23 की एंट्री, चेक आया है
किससे आया है? टू अनिल। तो यहाँ लिखेंगे हम टू अनिल, और सेम डे बैंक में भी डिपॉजिट हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट 32,500। क्लियर? तो ये जो हमें अनिल से चेक मिला था हमने लिख दिया। नेक्स्ट 27 मार्च को अनिल्स चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड, कि जो अनिल का चेक हमने जमा कराया था 23 को, वो बैंक ने डिसऑनर करके वापस दे दिया। जब डिसऑनर होता है तो हमने किस साइड में लिखना है? पेमेंट साइड में लिखना है। यहाँ पर मार्च 27 डेट, फिर पार्टी का नाम जिसका वो चेक था अनिल का था तो बाय अनिल, और अमाउंट बैंक के कॉलम में जाएगी 32,500 की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस 28 मार्च की, परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक ₹40,000, कि हमने कंप्यूटर परचेज किया है और 40,000 हमने कैसे पे किए हैं? चेक के थ्रू पे किए हैं। तो मार्च 28 बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से आता है जब हम कंप्यूटर परचेज किए हैं। 40,000 रुपए जो हमने चेक से दिए हैं वो बैंक के कॉलम में आ जाएंगे ₹40,000। नेक्स्ट 30 मार्च को पेड चैरिटी 1,500 रुपीज की हमने चैरिटी दी है, तो मार्च 30 बाय चैरिटी अकाउंट कैश में पे किया तो कैश के कॉलम में आ जाएगा 1,500 रुपीज। नेक्स्ट 31 मार्च को पेड इनटू बैंक ₹18,000, ये भी हमारी कॉन्ट्रा है कि हमने बैंक में पे किया है, मतलब बैंक में कैश डिपॉजिट कराना ही होती है। इस ट्रांजेक्शन का मीनिंग यही है कि आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराई है 18,000 की, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा है। ये दोनों तरफ जाएगी हमारी मार्च 31। ठीक है, तो हमने क्या किया है? बैंक में कैश डिपॉजिट कराई है, तो कैश हमारे पास से गई है, तो जब जाती है तो इस साइड लिखते हैं कहाँ गई है? बैंक में गई है। बैंक अकाउंट लिखेंगे एलएफ के कॉलम में सी, ताकि कॉन्ट्रा की पहचान हो जाए, और बैंक में लिखा है तो अमाउंट किस में जाएगा? कैश में। कितना है हमारा? 18,000 रुपीज, तो ये हमारा कैश के कॉलम में चला जाएगा 18,000 रुपीज। अब यहाँ जब बैंक लिखा है तो इस साइड में क्या लिखा जाएगा? टू कैश अकाउंट, एलएफ के कॉलम में सी कॉन्ट्रा की पहचान के लिए, और जब यहाँ कैश अकाउंट लिखा गया है तो अमाउंट कहाँ जाएगा? बैंक के कॉलम में 18,000 रुपीज। आई थिंक क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो ये जनरल एंट्रीज हो चुकी है पूरी कंप्लीट। अब क्या करना है? हमने टोटल कर कर अपना बैलेंस निकालना है। तो यहाँ टोटल निकालते हैं अपना। जब हम इस साइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा टोटल रिसिप्ट्स, और ये वाली साइड हमारी होगी तो क्या आ जाएगी? टोटल पेमेंट्स। ठीक है, इस साइड का जब टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1,60,100 और इट विल कम 1,70,700। ठीक है, जब ये हम करेंगे तो इट विल कम 83,100 एंड इट विल कम 1,38,300। क्लियर है? अब इसमें से हमने ये माइनस करना है और जो बैलेंस बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे 77,000। सेम ऐसे ही इसमें से हमने ये माइनस करना है, ये माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 32,400 जो हम यहाँ लिख देंगे। अब ये जो निकल कर आते हैं इनको हम क्या लिखते हैं? लास्ट डेट को क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये हमने लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब जो है टोटल इक्वल हो जाएगा दोनों साइडों का, ये साइड भी 1,60,100 और ये वाली 1,70,700। ठीक है, और ये भी कितनी हो जाएगी? सेम 1,60,100 और 1,70,700। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना होता है? जो भी हमारा नेक्स्ट मंथ होता है, मार्च था ये, तो मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ क्या होगा? अप्रैल। तो यहाँ हम अगले महीने की फर्स्ट डेट को क्या लिखते हैं? टू बैलेंस, यहाँ कैरी डाउन था तो अगले महीने में क्या जाता है? ब्रोड डाउन। ठीक है, कैश वाला कैश के कॉलम में लिख दीजिए 77,000 और बैंक वाला बैंक के कॉलम में लिख दीजिए 32,400। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें जो चीजें थी पेमेंट और रिसिप्ट इजी थी। अगर आपने कैश में रिसिप्ट की है तो कैश में लिख दीजिए, अगर आपको चेक मिले हैं और आपने सेम डे डिपॉजिट करा दी बैंक में तो बैंक के कॉलम में। सेम पेमेंट के केस में देखना है, अगर पेमेंट आपने कैश में की है तो कैश में लिख दीजिए, पेमेंट अगर आपने चेक से की है तो बैंक के कॉलम में। कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ ही गया कि वो जनरल एंट्री जो आपकी दोनों इफेक्ट करती है, कैश को भी और बैंक को भी, इसलिए वो दोनों साइडों में लिखी जाती है। तो हमने क्या करना है? कॉन्ट्रा की पहचान के लिए देखो हमने सी लिखा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन में 3 कॉन्ट्रा एंट्री थी। क्लियर है? लास्ट में बैलेंसिंग करनी आपको आती है और उस बैलेंस को हमने ब्रो डाउन करना है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।